हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यूज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संवैधानिक पदाधिकारी। तो देखिए, संवैधानिक पदाधिकारी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो में, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो का जो PDF फाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, जिसे हम इंग्लिश में कैग के नाम से भी जानते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। और इसका हमारे संविधान में आर्टिकल 148 के फर्स्ट में जो है वो इसका वर्णन किया गया है। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता है। आपको जो चीज़ें जीके में दी गई हैं वो चीज़ें हमेशा रहेंगी। सो एक बार क्वेश्चंस को जो है वो ज़रूर पढ़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि जो है वो कितनी होती है, यानी कितने साल तक अपने पद पर जो है वो काम करते हैं। तो ऑप्शंस में आप ध्यान से अगर इनके ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में है 6 वर्ष, सेकंड ऑप्शन में है 65 वर्ष की आयु तक, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, और इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में है 64 वर्ष की आयु तक। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन का अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब ये जो भी पहले हो, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पर है, उसकी आयु मान लीजिए, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, 63 वर्ष की है, ठीक है। 63 वर्ष की आयु पर जो है वो कैग की नियुक्ति पर उसको कार्य जो है वो शुरू करना है। अब देखिए, यहाँ पर 63 अगर बात करें तो वो 5 साल तक काम करेगा, क्योंकि 6 वर्ष तक काम करेगा, क्योंकि 6 वर्ष कार्यकाल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो उसकी 2 वर्ष बाद ही 65 ईयर हो जाएगी, क्योंकि 63 के बाद 2 वर्ष में ही वो 65 साल का हो जाएगा। तो 65 साल तो पूरी हो गई ना। तो इसका मतलब क्या है, 6 साल का इंतजार नहीं होगा, सिर्फ उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक चलेगा, 2 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि उसकी जो आयु है वो 65 वर्ष की पूरी हो चुकी है। तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, यानी रिटायर हो जाएगा। तो यानी किसी भी व्यक्ति या तो वो 6 साल पूरा कर सकता है, मतलब वो 65 पर नहीं हो रहा और वो 6 साल पूरा कर रहा है उससे पहले, तो वो 6 साल तक बना रहेगा अपने पद पर। और अगर उसकी जो आयु है वो 6 साल पूरा होने से पहले ही 65 वर्ष की हो गई, तब भी वो रिटायर हो जाएगा। यानी दोनों जो क्राइटेरिया है उसमें से कोई सा भी पूरा हो जाए पहले, तभी जो है वो रिटायर जो है वो हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की अगर तरफ आगे बढ़ें तो देखिए, अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लोक लेखा समिति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, कि जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग भी लेता है और समिति की सहायता भी करता है। तो देखिए, जो लोक लेखा समिति है ये काम क्या करती है, ये लेखा जोखा रखने का काम करती है। भारत सरकार कहाँ पे कितना खर्च कर रही है उसका सारा लेखा जोखा रखने का काम किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। और इसी के लिए ही जो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये एक मित्र की तरह भी काम करता है, दार्शनिक की तरह, और एक मार्गदर्शक के रूप में जो है वो काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया नहीं है, इस CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ हमारे पास है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है वो कौन होता है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मंत्रिमंडल सचिव जो है वो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है, इंग्लिश में बोला जाएगा कैबिनेट। जो कैबिनेट, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं, जो कैबिनेट होते हैं वो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है वो माना जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए हमारे पास पूछा है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय जो है वो कौन सा होता है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय होता है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में जो है वो इसका गठन हुआ था। और इसकी जो आप बात करें कि जो गठित किया गया था, ये योजना आयोग द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था और ये पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करता है। इसके अनुमोदन की यानी इसकी अनुमति के बाद ही इसके बाद राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होते हैं और ये एक सरकारी योजना बन जाती है। उसके बाद इस योजना का प्रकाशन कर दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करें तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और न्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास कि भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि का मतलब देखिए कानून होता है, मैं पहली बार भी बता चुकी हूँ कि विधि का मतलब कानून होता है कि जो भारत के महान्यायवादी हैं वो कोई भी कानूनी जो भी न्यायालय वहाँ पर वो सुनवाई कर सकते हैं, उनका अधिकार है। और अभी मैंने बताया कि नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये जो बात है कि भाई जो महान्यायवादी है वो किसी भी न्यायालय में, किसी भी कानून न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है, इसका वर्णन आर्टिकल 76 के 3 में दिया गया है भारत के संविधान में। तो सेवेंथ क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, 8th क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, भारत का महान्यायवादी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से पढ़ें कि क्या बोला है कि भाई जो राय देने का काम है, अगर आमंत्रित करना है, मान लीजिए हमें किसी को कि आप अपनी इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे राय दीजिए, तो संसद किसे आमंत्रित कर सकता है, तो वो भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित कर सकता है। जो महान्यायवादी हैं वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उसे संबोधित कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, सिर्फ वो अपनी राय दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझना कि अगर कोई भी टॉपिक या मुद्दा चल रहा होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ महान्यायवादी अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन जब उस पर वोटिंग की बात आएगी तो वो वोट नहीं कर सकते, इसका अधिकार जो है वो उन्हें नहीं दिया गया है। तो 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। तो इसमें हमारे पास आंसर है इसका योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जो योजना आयोग का गठन होता है वो संवैधानिक उपबंधों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक संस्था के रूप में से स्थापित किया गया था। यानी जितनी भी पंचवर्षीय, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करता है और उसे अनुमोदन करने का गठन भी योजना आयोग द्वारा किया गया था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग को गठित किया गया था, ये कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है। अगर बात करें इसको स्थापित करने का ईयर क्या था, तो जो योजना आयोग है इसे 15 मार्च 1950 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंडल के प्रस्ताव पर ये आयोग एक
सशस्त्र परामर्शदात्री निकाय, यानी ये सिर्फ परामर्श देने का काम करता है। जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है, और इसका नाम बदल दिया था, अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, योजना आयोग को। तो ये जो नाम परिवर्तित किया गया था ये 1 जनवरी 2015 से परिवर्तित किया गया था। तो ये सारी जितनी इन्फॉर्मेशन बताई है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बार पूछा गया है कि भाई योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था, तो ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए हम फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल जो है वो कितना होता है। तो जो 11th क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। यानी जो भी पहले पूरी हो जाए, 6 वर्ष मान लीजिए अवधि उनकी पूरी हो गई, या उनकी 65 वर्ष आयु पूरी हो गई, जो भी पहले पूरा हो जाएगा तभी उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12 क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, हमें ये बताना है, भाई राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर बात करें तो राष्ट्रपति उनको ऐसे आदेश उनके पद से हटा सकते हैं जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाएं। यानी उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को निर्देश दे सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। तो हटाने का काम किसके द्वारा हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12th का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन में देखिए हमारे पास पूछा है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास थोड़ा सा नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा जो है वो किस प्रकार शुरू की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके कोई भी नई जो अखिल भारतीय सेवा वो जो है वो शुरू की जा सकती है। इसका वर्णन संविधान के 312 आर्टिकल में किया गया है कि यदि सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 1/3 जो है वो ये घोषित करे, मतलब 1/3 वोट होना बिल्कुल ज़रूरी है, तो जो नई भारतीय सेवा है उसको शुरू किया जा सकता है। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन देखें क्या है, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों को बर्खास्त कर सकता है, निर्वाचन कर सकता है, चयन कर सकता है, या नियुक्ति कर सकता है। तो देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है ये अखिल भारतीय सेवा कर्मियों की, यानी अखिल भारतीय सेवा में जो काम करते हैं उनको चयन करता है, उनका चयन करने का काम करता है संघ लोक सेवा आयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। संघ लोक सेवा आयोग को इंग्लिश में बोला जाता है यूपीएससी, यानी इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का चयन करता है, उसी की नियुक्ति या बर्खास्त करने का काम उसे नहीं करता। तो 14th क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई आज हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ध्यान से पढ़ना है, नहीं है वाला पूछा है। तो देखिए जो अखिल भारतीय सेवा जो कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय विदेश सेवा है ये अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं होती। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा, ये सारी की सारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और इन तीनों सेवाओं का जो गठन किया गया था ये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत जो है वो इसका गठन किया गया था। लेकिन भारतीय विदेश सेवा का उल्लेख जो है वो इसमें नहीं आता, तो इसके अंतर्गत ये भारतीय विदेश सेवा नहीं आती। तो 15 क्वेश्चन तो गाइस हमारे समाप्त हो गए। वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक तो करके ज़रूर जाए, कमेंट करें, शेयर करें, एंड जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।